अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरफर। ISPR ने कहा है कि जी किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हमें सियासत में मुलव्विस न करें और सियासी जमातें आपस में ही गुफ्तगू करें। ये एक इंटरव्यू दिया है और DG ISPR ने और वहाँ ये बात की है और ये पैगाम है ख़ास तौर पर PTI के लिए, जो बार बार ये कहते हैं कि जी हमें इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है और सियासी जमातों के साथ हमें नहीं बैठना। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो अब भी क्या PTI वाली इसी बात पर कायम है। और इसके अलावा हम बात करेंगे जी बजट पर। बजट के हवाले से ख़ास तौर पे मैं वफाकी बजट की बात कर रहा हूँ कि उस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए गए थे अपोजिशन की जानिब से भी, और पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे लोग जो है वो एतराज़ कर रहे थे कि फ़लाँ चीज़ जो है टैक्स क्यों आयद कर दिया। जिस तरह K4 के हवाले से रकम बहुत कम रखी गई है, इस तरह सोलर के हवाले से बात हो रही थी, इस तरह किसान के हवाले से बात हुई, इस तरह आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा ने भी कहा कि ये ख़वातीन के हवाले से बजट मक़सद ज़्यादा किया जाना चाहिए था, नहीं किया। लेकिन फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ज़ाहिर एक इजलास बुलाया और उसके बाद उन्होंने हिमायत का ऐलान कर दिया इस बजट पे। तो क्या अब उनकी हिमायत के बाद ये अवाम दोस्त बजट कहा जा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितनी चीज़ें कही गई थी कि ये चीज़ें ज़रूर शामिल कीजिए, वो शामिल हुई हैं या नहीं हुई, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक़ है, मेंबर नेशनल असम्बली और मारूफ नाम पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या कहेंगे सबसे पहले बजट के हवाले से, अगर मैं जानना चाहूँ आपसे कि ये बजट मंजूर। जी जी, इस बजट में दो एंगल से इसको देखेंगे। एक तो पीपल्स पार्टी को क्या एतराज़ात थे, किस स्टेज पे हमने उनको उठाया और न होने की सूरत में हमने वादे कर दिया था कि हम वोट नहीं देंगे, और बिल आखिर वो एतराज़ात माने गए और उसमें तब्दीली लाई गई। तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं बजट में जो बिलावल साहब को और मैं जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू था, हमने बजट को रिव्यू किया। 20% एडिशनल इजाफा हुआ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्लान में, जो हमने तजवीज़ किया था, क्योंकि ये पूरेस्ट ऑफ द पूरेस्ट पे ये जाते हैं पैसे। सोलर पैनल पे जो 18% GST था उसको 10% पे हमने कराया है। हायर एजुकेशन का बजट जो था वो 50% कट कर दिया गया था, उसको दोबारा रिस्टोर कराया गया है। डिजिटल सर्विसेज जो हैं उसके ऊपर जो टैक्स कर रहे थे, तो हमने कहा ये तो मुल्क में डिजिटलाइजेशन को हैम्पर करेंगी, उसको भी रुकवाया गया है और कम कराया गया है। और तो एक चीज थी कि सक्खर और हैदराबाद मोटरवे के जो फंड्स थे वो मुख्तस इतने नहीं किए गए थे जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, उस पर बात कही और हमें एश्योरेंस दिलाया गया है कि PSDP में इसका प्रोविजन रखा गया है। और K4 का प्रोजेक्ट है जो कराची के पानी का एडिशनल सप्लाई का, उस पर भी हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिखाए हैं कि ये 4-5 साल के बाद भी इस प्रोजेक्ट को अगर आप 10-10, 15-15 बिलियन से तो रखेंगे तो वो तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट से बहुत कम है। तो आखिरी चीज ये थी कि एक सब जैसे बिलावल साहब ने कहा था हमें कि बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करना, वो था पावर टू अरेस्ट। यानी एक बिल ला रहे थे जिसमें था कि कोई बिजनेसमैन अगर टैक्स देनदगान है, गिरफ्तारी फ्रॉड करता है, तो उसको हथकड़ियां लगा देंगे, उसका ऑफिस सील कर देंगे, उसके कंप्यूटर लेके जा सकेंगे, उसके अकाउंट फ्रीज कर देंगे। और ये तमाम चीजें बुनियादी हुकूक के खिलाफ हैं। हमने उन्हें कहा आईनी तौर पे भी आप नहीं कर सकते, तो ये तो बेलेबल ऑफेंस है, आपने उसको इंक्वायरी का मौका देना है, उसके बाद आप इस पर कुछ हाथ डाल सकते हैं अगर वहां पे ये साबित हो कि हाँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि हार्श जो बिजनेस कमेटी बहुत इस पर नाराज थी, हमने उसको चेंज कराया और चेंज भी हमने मेरिट की बुनियाद पे कराया है। हम चाहते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी हो, हम चाहते हैं टैक्स बेस बढ़े। एग्रीकल्चर के ऊपर बड़ी बात हुई थी कि एग्रीकल्चर हमारी क्रॉप पिट गई है बिल्कुल, और उसके लिए हमने आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन निकालने हैं और उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फर्टिलाइजर्स में जो जाली फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स मार्केट में भरे हुए हैं,
इन सब चीजों को वफाकी हुकूमत के तौर पे एक मुनज़्ज़म तरीके से रोकना होगा, नहीं तो हमारी एग्रीकल्चर, आज कॉटन की हम 13 मिलियन बेल कॉटन पैदा करते थे, आज हम 5 मिलियन पर आ गए हैं। वीट के क्रॉप को लास्ट से काश्तकारों को हमने रोड पे बैठा दिया था, न सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करी थी और ना उनको खरीदा था। इस बार वीट की कल्टीवेशन भी कम हुई है, तो उसके बाद शुगर केन भी कम हुआ है। तो ये सब वो चीजें हैं जो हमारा पाकिस्तान की ताकत समझी जाती थी। राइस, शुगर कैन, वीट, मेज, कॉटन, ये थी हमारी ज़राती ताकत। और कायदे आज़म ने भी हमें जो पाकिस्तान दिया था, तो कहा था मैं आपको एक ज़राई सनती पाकिस्तान देखना चाहता हूँ, यानी ज़राअत से जो चीज़ आप पैदा करें उसको सनत में, टेक्सटाइल सेक्टर में। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही है। लेकिन कायदे आज़म जाहिर है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली ने जो पाकिस्तान दिया था वो तो जाहिर है वादा रह गया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा बुनियादी हकूक ताजरों के हवाले से आपने कहा बड़ा ज़बरदस्त काम किया और मनवा भी लिया आपने गिरफ्तारी के हवाले से ख़ास तौर पर। सर, पानी भी बुनियादी हकूक में से आता है। K4 22 साल हो गए इसको, ये कम्प्लीट ही होकर नहीं दे रहा। आज जाहिर है जब हम बात कर रहे हैं 2025 में बैठ कर कि 40 अरब अगर वो रख देते तो ये कम्प्लीट हो जाता। 3.2 अरब रखे हैं, जाहिर है ऊँट के मुंह में जीरा, ये कंप्लीट फिर नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मसला है कराची वालों के लिए, इस पर भी ज़्यादा तगोदो नहीं की गई। इसके अलावा लेवी 2.5 रुपये फी लीटर जो आपको मालूम है वो भी है, कार्बन लेवी भी लग गया। जी जी सर, उस पर भी आप लोगों ने बात नहीं की। फिर एग्रीकल्चर किसानों का आप जानते ही हैं। फिर सोलर ने आपने कहा कि 18%, 0 से 18 कर दिया, अब 0 से 10 कर दिया ना सर, बड़ा ही है, कम तो नहीं हुआ सर, ये जाती है अवाम के साथ। जी हाँ, देखिए ये उनकी अपनी पॉलिसी से नाराज है। वो चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो मुल्क में फरोग हो, और सोलर एनर्जी जो है मुतबादिल तवानाई की सबसे अहम हिस्सा है, और उसको डिस्करेज आप कर रहे हैं। गरीब आदमी, मैंने उनको मिसाल दी, फ्लोर पर खड़े होके, मेरे घर में जो काम करने वाली आती है मासी, उसकी बेटी की बालियां उसने बेच के पैनल लिया था कि सर हम बिजली के लिए पंखे चल जाएं, हम बिजली का बिल पे नहीं कर सकते। आज आप उसके ऊपर 18% लगा रहे हैं। सस्ती तवानाई का एक ऑप्शन जो उसके पास अवेलेबल है, मौसर है, वो आप उसको नामुमकिन बनाने जा रहे हैं। तो इस पे हमने बहुत स्टैंड लिया है। ये नहीं है कि, और बहुत सारे ऐसे कवानीन जिनको हम हार्श कवानीन कहते थे, वो हमने मुस्तरद भी किए हैं और उनको मनवाया भी है हमने। सर, आपने बिल्कुल आवाज़ उठाई और मुख्तलिफ चैनल्स पर हम देखते रहे, हमारे पास भी आपने गुफ्तगू की। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कुछ मसलियतें होंगी, कोई आड़े आ गई जिसकी वजह से उन्होंने मान ली तमाम चीज़ों का। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप भी बयान कर सकते हैं, मैं भी बयान कर रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको भी। लेकिन जाहिर है उसके बावजूद उन्होंने कहा जी हम हिमायत करेंगे, और इजलास भी उन्होंने बुलाया था और सब ने फिर हिमायत का ऐलान कर दिया। हालाँकि इस पर थोड़ा सा मज़ीद अगर आप लोग चाहते, दबाव डालते तो बहुत कुछ हो सकता था। मैं यहाँ पे आपको एक बात कहूंगा कॉन्फिडेंशियली, हमें कई बार इस स्टेज पर हम आए तो उन्होंने कहा कि फिर IMF हमारा प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे, हमारे फंड्स जो हैं वो रुक जाएंगे, और जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। और आपको हम ये बताते हुए, मुझे नहीं पता कि ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये बुरा लग रहा है, तो फिर हमने बहुत सारी चीजों पे मुल्की मफाद में समझौते भी किए हैं। बिल्कुल सही, ये बात सही, ये बात सही है, इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल मजबूरी समझ रहा हूँ। लेकिन मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग जब वहाँ मौजूद, डॉक्टर साहब मालूम है आपने जिस तरह आवाज़ उठाई, भरपूर आवाज़ आप उठा भी रहे थे। लेकिन जाहिर है फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो, जैसे आपने कहा मुल्क की मफाद की वजह से, फिर जाहिर चेयरमैन साहब ने आपके बेहतर समझा होगा, उन चीज़ों को मान भी लिया उन्होंने। लेकिन फिर भी इसको डॉक्टर साहब आप जैसे लोग कम अज़ कम इसको आवाम दोस्त बजट तो नहीं कहेंगे। देखिए, हमने सैलरी क्लास के तबका के जो इनकम टैक्स शरह है, अब वो 12 लाख तक छूट दे दी है, पहले 6 लाख तक छूट थी, और उससे ऊपर भी 12 लाख पर सर 1% है। साल वजीर खजाना ने मुझे 5 बार बोला था कि मुझे दुख है बेग साहब, हम सैलरी क्लास को ओवर बर्डन कर दिया है, और मैंने कहा फिर कम करें इस बार। तो इस बार हम सब का अंदर से ये था कि तनख्वाहदार तबके के साथ जाती हुई है, उसका हमने कम करना, और हमने किया। 12 लाख की हद तक लेकर आए। फिर हमने 10% उसकी सैलरी भी बढ़ाई, 6% पेंशन भी दी,
मिनिमम वेजेस भी। सर ये तो सरकारी है ना डॉक्टर साहब, लेकिन आम आदमी की तनख्वाह गुज़िश्ता साल 37,000 मुकर्रर की गई थी, इस बार उसमें कम से कम 5,000 तो इजाफा होना चाहिए था। उस पर तो वज़ीर ख़जाना साहब ने बात ही नहीं की। ये सूबों ने अपने अपने मिनिमम वेजेस जो कम से कम उजरतें हैं उसका ऐलान करना था। पंजाब का मुझे याद है कि 40,000 उन्होंने करा, जी जी 3,000 और गुज़िश्ता साल बिलावल साहब ने प्राइवेट सेक्टर को कहा था कि आप ना कोर्ट में जाएंगे, न कचहरी करेंगे, न मिनिमम वेजेस का जो डिपार्टमेंट है उधर आप धक्के करेंगे, आप 37,000 कर दें एक मजदूर की जो आपकी फैक्ट्री में काम करता है। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से जो आप काम चला के पीछे से निकल जाते हैं वो नहीं होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम शामिल थे, जो हमें हिदायत दी गई थी। डॉक्टर साहब आप इस बजट को अब दिया जाए। ये थोड़ा बहुत कटवट जो किया और आप लोगों की मेहनत है, बहुत सारी चीज़ें आपने कहा कॉन्फिडेंशियल भी हैं, जो आपने कहा मजबूरियां भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसको आवाम दोस्त बजट तो नहीं कहेंगे आप? नहीं, ये तो मुझे नजर नहीं आता कि आवाम दोस्त या बिजनेस फ्रेंडली बजट, तो उसको मैं नहीं कह सकता। टैक्सों की भी भरमार है इसमें और कवानीन भी सख्त किए गए हैं और नॉन फाइलर तो एक गुना बन गया है, गाली बन गया है। और दुनिया की जो सख्तियां उस पर लगाई और हमारे यहाँ कौमी असम्बली में हमारे मेंबर कादर पटेल ने कहा कि ऐसी चीजें भी जो मैं नाम नहीं ले सकता आपके चैनल पे, वो भी नॉन फाइलर नहीं कर सकता। लिहाजा ये बजट तो आप कह नहीं सकते कि ये बिजनेस फ्रेंडली है या आवाम दोस्त है। इसमें जो लीवे लगे हैं वो यकीनन पेट्रोलियम मसनूआत को महंगा करेंगे और पहली जंग की वजह से ईरान इजराइल पेट्रोलियम मसनूआत इंटरनेशनली बढ़ गई हैं, फर्नेस ऑयल बढ़ गया है। तो अब उसके ऊपर ये जो टैक्स लगाना कार्बन लीवे वो मजीद उसकी कीमतों में इजाफा कर देगा, जिससे अफरात ज़र बढ़ सकता है। और यही मेरा खदशा था कि अफरात ज़र जो है बढ़ेगा। ये आपने कहा भी था, सर हमारे प्रोग्राम में भी कहा बिल्कुल 7% से भी बढ़ सकता। फिर जब अफरात ज़र बढ़ता है तो फिर आप मार्कअप बढ़ाते हैं, स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट, तो वो डिस्काउंट रेट जो 11% हो गया है और वो भी बहुत प्रेशर डाल के किया गया है, वो अब बढ़ के 11% वाले को भी अल्लाह ना करे वो मजीद बढ़ जाएगा। और ये एक बड़ा खदशा था। मार्कअप दो चीजों से हम मार खा रहे थे, हमारी एक्सपोर्ट, एक मार्कअप 23% हो गई थी, बारे में आता ही नहीं है। जी बिल्कुल, कोई भी सनत हो। और दूसरा बिजली की कीमतें जो बाद में कम करी, इन दोनों चीजों ने दोनों को कम किया तो जाहिर है फिर थोड़ा से हालात काबू में आए। अच्छा डॉक्टर साहब बिठा दिया जी जी बिल्कुल इन दोनों चीजों ने। अच्छा, एक और बड़ी अहम खबर है, नुसरत भाई साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर साहब खबर यह है कि नुसरत भाई साहब से पहले आपसे पूछ लूँ, जो मखसूस नशिस्तें थीं अब वो ज़ाहिर PTI को नहीं मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने नज़रसानी की दरख्वास्त थी हुकूमत की, वो मान ली है और ये सब मिलेंगी जी अब नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, JUI को, MQM को, दीगर जमातों को। तो नुसरत भाई साहिबा, इस फैसले से क्या धचका लगा आपको या पहले से इल्म था कि ऐसा कुछ होने वाला है? बहुत शुक्रिया मुगल साहब अपने प्रोग्राम में लेने का। ये सब पहले से पता था हमें, इट्स नॉट ए डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि 26वें आईनी तरमीम के बाद तो हमें पता है कि कौन लोग बैठे हैं और क्या फैसला करेंगे और किस तरह फैसला करेंगे, कौन करवा रहे हैं फैसले, और ये सब हमें पता था कि सब होगा। डिसअपॉइंटमेंट उन लोगों को होगी जो लोग अवेयर ना हो इन तमाम चीज़ों से। जिस दिन से 3 जनवरी से जिस दिन से हमारा निशान लिया गया और उसके बाद किस तरह हमें आलू बैगन गोभी और पता नहीं क्या छतरी और जूते और पंखा अल्लाह जाने क्या क्या दे के, उनका ख्याल ये था कि लोग चूँकि हमने तो अनपढ़ रखे हुए हैं, जान के अनपढ़ रखे हुए हैं कि ना वो पढ़ सकते हैं ना उन्हें कुछ पता है, तो वो तो जब देखेंगे कि ये तो PTI का झंडा नहीं है तो वो या तो नून लीग को देंगे या पीपल्स पार्टी को देंगे। तो उनके खाम ख्याली थी ये, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके थे। खान साहब के 28 साल मेहनत जो थी वो सबको नज़र आ रही थी कि किस तरह हर एक ने पता कर कर के, फ़ोन कर कर के अपने इलाके का जो भी बड़ा था उससे पूछ के उन्होंने वोट दिया। और फिर उसके बाद आप देखें माशाल्लाह जो रिजल्ट आया वो तो मैं मेरिकल कहती हूँ, उसके अलावा तो कुछ नहीं। अच्छा, आप लोगों को आप कह रही पहले पता था, मतलब ये
पता इसलिए था कि केस बड़ा मजबूत है हुकूमत की जानिब से, या किसी ने बता दिया था आपको? नहीं, केस कैसे मजबूत है? केस कहाँ से मजबूत हो गया? ये बिके हुए सारे के सारे हैं, केस कहाँ से मजबूत हो जजेस गया? भी बिके, वही कह रही हैं आप? तो और क्या हो रहा है? अच्छा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या हो रहा है मुझे बताएं आप। जो जजेस जो फैसला देते हैं उनको उठा के फेंक दिया जाता है और दूसरे जजेस को लाके उसमें डाला जाता है। तो ये क्या हो रहा है? सारे कोयटा से लाके मेरे ख्याल में पता नहीं ये इन लोगों ने क्या फाइज ईसा समेत क्या समझा हुआ है कोयटा के जितने जजेस हैं कि वो सारे के सारे बिक जाते हैं। और फिर 25 लाख रुपए तनख्वाह हो और बेइंतहा आपको फैसिलिटीज मिल रही हो तो क्यों नहीं करेंगे फैसला? वो उनका क्या जाता है? उन्होंने तो सिर्फ कलम से कुछ लिखना है या मुंह से 2 लफ्ज बोलने। बाकी जो मुल्क का है सत्यानाश होता जाए, उससे कोई फर्क पड़ता है? किसी को कोई फर्क पड़ता है मुझे बताएं? आवाम जो है वो मरती जा रही है, खुदकुशियां करती जा रही है। ऊपर से जो बजट इतना खूबसूरत लेके आए हैं वो सिर्फ लीड के लिए आया है। हमारे बेचारे जो गरीब आवाम है वो तो पहले से ही मर रही है। वो क्या चीजें बजट में गलत हैं? डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत की है, पीस पार्टी अब वोट देने मानी जरूर है, लेकिन बहुत सारी चीजें कम कराई इन्होंने। जैसे उन्होंने सोलर के हवाले से 18% कर दिया था वज़ीर ख़जाना साहब ने, पीस पार्टी ने मेहनत की 10% पे ले आए। इस तरह की 2-3 चीज़ें और भी अच्छी की हैं इन्होंने। जी, ये लोग इसी तरह की बहुत मेहनत करते हैं कि पहले वो नहरों का वो साइन कर देंगे कि जी ठीक है आप बिल्कुल निकालें नहरें, फिर उसके बाद जब प्रेशर पड़ेगा तो हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो ऐसे नहीं करेंगे। तो ये खामखा की बातें हैं। जो कुछ भी किया है इन्होंने सिर्फ आवाम को मारने के लिए किया है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आप देख लें 600% तनख्वाह बढ़ रही है सेनेटर के चेयरमैन की, और जो कौमी असम्बली का स्पीकर साहब है उनकी 600% वापस नहीं हुई। सही कह रही हैं। 13 लाख रुपए हो गई तनख्वाह एकदम अचानक। और उसके अलावा और दुनिया जहान की जो फैसिलिटीज होती हैं, जो आप देख लें कि गाड़ियां चलती जा रही हैं पीछे, घर में कुक भी है, ड्राइवर भी है, पेट्रोल भी है, गाड़ियां भी हैं, नौकर भी हैं सारे दुनिया जहान के। तो ऐसी खामखा की ये नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फैसला आया है इस पे कोई कमेंट करेंगे आप? गुज़िश्ता रोज अब जाहिर सीटें तो आपको मिल गई माशाल्लाह, और उन पार्टियों को मिल जाएंगी, मतलब जब आप जैसे लोग माशाल्लाह कहते रहेंगे माशाल्लाह मैंने इसलिए कहा कि बगैर मेहनत के एक शख्स को सीटें पकड़ा देंगे। अब ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, और स्प्लिट डिसीजन आया 5-7 का। तो सीनियर मोस्ट जजेस जो इस बेंच के हिस्सा थे उन्होंने इसको थॉरली स्टडी किया, आइन की इंटरप्रिटेशन उन्होंने की, उसके साथ सर तो 12 जुलाई वालों ने भी स्टडी किया था, वो 13 का फैसला था। देखें यहाँ पे जजमेंट के बाद मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ सुप्रीम कोर्ट की, ये प्रेजुडिस मैटर है कि मैं अपनी कोई राय आपको दे सकूं। सर तो फैसला आ चुका, सर फैसला आ चुका, तो खुल के बात करें। मैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पे एक डिसीजन लिया है, लेकिन अब मेजॉरिटी तो थी पहले ही, जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो उन्होंने देखा 26वीं अमेंडमेंट भी हुई, बजट भी पास हुआ, तो मेजॉरिटी तो थी हमारे पास। लेकिन इस डिसीजन से उसमें इजाफा हो जाएगा मेजॉरिटी में। सर ये तो मसला है कि इजाफा तो होगा। हुकूमत को कोई खतरा था? नहीं खतरा नहीं जा रही थी और इसके आने के बाद रुक गई। नहीं, ये तो नहीं है, खतरा तो नहीं था, लेकिन सर ये मतलब किसी और की सीटें आप लोगों को मिल जाएं, आपके लोग जो इलेक्शन लड़े नहीं उन वो आगे समझो बैठे। पूरे सवाल वो पूरी चीज में नहीं दोहरा सकता। ये चीज शुरू हुई थी कि पार्टी का जो इनका इंटरनल इलेक्शंस होते हैं पीटीआई के, वहां पे शिकायतें शुरू हुई थी और फिर चीज बढ़ती गई। सर वो तो 12 जुलाई के फैसले ने खत्म कर दिया था सब कुछ, उस पर अमल ही नहीं हुआ। फाइनल तो सुप्रीम कोर्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट को अपेक्स कोर्ट नहीं मानते, हाई कोर्ट के ऊपर है ना। नहीं तो वो भी जो होता वो फाइनल और प्रिवियल होगा। तो इसका मतलब आप इस फैसले के साथ जी। अच्छा, इस फैसले के आप साथ हैं। अब इससे फायदा होगा पीस पार्टी को, नून लीग को। नुसरत भाई साहब वो कह रहे हैं जी जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप तो कह रही हैं जजेस बिके हुए हैं, लेकिन ये केस भी तो जाहिर है पूरा स्टडी किया होगा जजेस ने जी, और ये स्प्लिट डिसीजन आया है। अच्छा, इस पर बेग साहब एक इस खबर के अलावा एक खबर जो और भी है वो है ब्लूमबर्ग की।
पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में बड़ी कमी हुई है। पहले 59% था, अब 47% रह गया है। इसका क्रेडिट किसको देंगे सर? देखिए, ये बिल्कुल सही है। हमारे सुसुक डॉलर बॉन्ड जो थे वो मैच्योर हो रहे हैं, उसकी पेमेंट की गई है। कुछ 1.5 अरब एक था और ½ बिलियन एक था, 2 अरब के करीब, और उससे हमारे यकीनन 9 पे आ गए हैं कम होके। मैं बात कर रहा हूँ स्टेट बैंक के ज़खायर, जो अगर मजीद कम हुए तो हमारी इम्पोर्ट्स पे फिर हमें सख्त करना पड़ेगा। बिल्कुल। और रुपए की कदर भी टूट सकता है, रुपए की कदर भी गिर सकती है प्रेशर आने पे। तो ये सब चीजें बाइस तशवीश है और हमें जल्द से जल्द अपने रिजर्व्स को बढ़ाना होगा। और इसका एक ही रिलायबल तरीका है और वो है अल्लाह करे रेमिटेंसेस मजीद बढ़े और एक्सपोर्ट में इजाफा हो। तीसरी चीज जो हमारे रिजर्व बढ़ाती है वो FDI है। लेकिन मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी होना जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बेहतर होना है। और फिर खित्ते में जो चीज वॉलेटिलिटी चल रही है, आपने देखा है कि ईरान से मिसाइल फायर किए गए हैं कतर पे, फिर फलस्तीन और ईरान की जंग, फिर अमेरिका के अटैक, तो ये सब चीजें भी FDI को मुतासर करती हैं। और इस बार हमारा FDI जो साल बंद हुआ है वो 1.8 बिलियन के करीब है, जबकि पहले 2.3 और इससे ऊपर जाता था। तो ये सब चीजों में हमें बेहतरी लानी होगी जब हमारे फॉरेन ज़खायर जो है मुस्तहकम रह सकते हैं, रुपए की कदर मुस्तहकम रह सकती है। नहीं तो रुपए पे दबाव से रुपया टूट के 300 से ऊपर जा सकता है। 300 से ऊपर जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ थे और बात कर रहे थे खासतौर पर बजट के हवाले से। डॉक्टर भाई साहब, ये जो फैसला आया है अब इसके खिलाफ जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इससे ऊपर कोई अदालत है ही नहीं पाकिस्तान में। अब क्या करेंगे? सड़कों पर आना है आप लोगों ने या एहतजाज होगा असेंबली में? सिर्फ असेंबली में जो एहतजाज होता है वो भी आपने देख ही लिया है। वो तो पता नहीं उसको एहतजाज कहते हैं या क्या कहते हैं, कि अभी जो US के खिलाफ हो रहा था अमेरिका मुर्दाबाद, तो ये तो और ज्यादा फंसाने वाली बात है पाकिस्तान को कि अमेरिका मुर्दाबाद। किस तो आप ही के लोगों ने तो किया था, इसका मतलब गलत किया वो? तो मैं यही तो अर्ज कर रही हूँ कि अगर इस तरह के प्रोटेस्ट होंगे तो ये तो और ज्यादा फंसा रहे होंगे कि आपको क्या जरूरत क्या है अमेरिका मुर्दाबाद कहने की। तो जिंदाबाद कहते हैं फिर? नहीं, जिंदाबाद भी ना कहें, कुछ ना कहें। आपने कहना है तो इंडिया को मुर्दाबाद कह दें, आप किसी और को मुर्दाबाद तो इंडिया तो है ही मुर्दाबाद ना, उसको क्या कहें? हाँ, तो बस बात खत्म। अब ये क्या बात हुई अमेरिका को? अमेरिका आपके फील्ड मार्शल को इतनी रिस्पेक्ट दे नहीं, तो अमेरिका, आप तो अमेरिका को मुर्दाबाद इसलिए भी कहेंगी कि आपकी हुकूमत तो उन्होंने गिराई थी ना, खान साहब ने कहा था। भाई वो तो गिराई थी, बिल्कुल गिराई थी। तो उस वक्त हमारे प्रोटेस्ट हुए थे। ऐसा तो नहीं कि जैसे ही खान साहब गए तो अब आप भूल गए? क्या आप हुकूमत गिराई थी भूल तो नहीं गए ना? अमेरिका ने गिराई थी, आपने कहा था। भूल कैसे जाएंगे, भूल कैसे जाएंगे? उसी का नतीजे में तो सारा कुछ भुगत रहे हैं आज तक। तो कोई आसान काम है जो जिंदगी हमारे लोग गुजार रहे हैं? जो 72 साल का एक इंसान इतनी शदीद गर्मी में, ऑलमोस्ट 47 दर्जा हरारत है इस्लामाबाद में, और वो फील लाइक कहते हैं 55 होता है, इतनी गर्मी। और उस जगह पे जहाँ पे खान साहब है वहाँ पे शहबाज खुद भी रहा हुआ है, वो कहता है वो इस तरह होता है कि लगता है जैसे आपकी बॉडी जल रही है, बिल्कुल बाकायदगी से किसी तंदूर में डाला हुआ है आपको। इन लोगों ने वहां पे रखा हुआ है, बड़े आराम से उनका पंखा भी बंद कर देते हैं, बिजली बंद कर देते हैं, एग्जॉस्ट फैन भी बंद हो जाता है, और वो जो एक पंखा नुमा पता नहीं क्या होता है वो भी बंद होता है। और उनकी बेगम साहिबा जहाँ पे हैं वहां पे कीड़े छोड़ देते हैं, वो उनको काटते हैं और पंखा भी बंद, और वो इस्लामी पर्दा करती हैं खातून। और आप देखें कि किन हालात में वो रहती होंगी वहां पे। अच्छा, लेकिन खान साहब से अभी मिलकर आए बैरिस्टर सैफ साहब, वो तो इस किस्म की कोई बात नहीं की उन्होंने। कौन बैरिस्टर? कौन से बैरिस्टर? सैफ साहब जो तर्जुमान है KPK में। देखें, चाहे बैरिस्टर गौहर हो चाहे बैरिस्टर सैफ हो, ये इन लोगों के पर हम लोगों को कोई एतबार नहीं है। अच्छा, एतबार ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर तो है, वो होते रहे चेयरमैन। जिन हालात में उनको बनाया गया है चेयरमैन, उससे पहले कौन जानता था? और ये तो सारा ब्लेम है उसको देती हूँ, एतजाज एहसन को। भाई आप लोगों को तो एतबार नहीं है, लेकिन खान साहब को एतबार है, इसलिए उन्होंने रखा हुआ उनको। नहीं, खान साहब को एतबार की बात नहीं है। खान साहब जिस जगह पे हैं वहां पे इस वक्त ये क्रूशियल फैसले नहीं ले सकते। अगर वो बाहर होते तो देखते फिर क्या होता है।
26 नवंबर गुजर गया, मैं वहां पे मौजूद थी, मैं 100 दफा बता चुकी हूँ कितने बच्चे हमारे मरे। जब तक खान साहब को पता नहीं चला तब तक ये लोग बिल्कुल उसके ऊपर एक लफ्ज बोले बगैर रहे। क्यों? इसका जब मतलब उन्होंने कहा कि FIR दर्ज कराओ करो, इनको एहसास नहीं है कि कितनी माओं के बेटे गए। इसका मतलब है कि कंप्रोमाइज है पूरी क़यादत। ऐसा ही है भाई, ये खंबे हैं सारे, इनको कौन जानता था? सारी क़यादत नहीं मैं कह रही, मैं उमर अयूब को नहीं कह रही, मैं जो हमारे साथ थे वो लोग नहीं है कम्प्रोमाइज। मतलब वैसे गौहर और दीगर की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। ये सारे जो नए हैं वे, इनको कौन जानता था? मुझे बताएं, एक दिन पहले तक कोई जानता था इन्हें? अच्छा, खान साहब ने तो इसलिए किया कि ये वकील हैं, अच्छी तरह चीजें देख सकेंगे, लड़ सकेंगे, कानून बना सकेंगे। ये नहीं पता था कि वो सब कुछ अपना ही डुबोने के लिए आए हुए हैं वहां पे। तो अब क्या होगा? ये सब यही संभाल रहे हैं पार्टी और खान साहब का नजर नहीं आ रहा बाहर निकलना? तो कोई बात नहीं, ये इंसान ये समझता है ना कि ये बहुत बड़े हैं या हुकूमत बहुत बड़ी है, एस्टेब्लिशमेंट इतनी बड़ी है कि उसके आगे खड़ा नहीं हुआ जा सकता। तो बात सारी ये है कि उससे सबसे बड़ा अल्लाह है। जिस दिन वो आएगी, अभी मैंने आपके जो NTN जिससे आप बात कर रहे हैं उस पर एक वीडियो भेजी, जरा चेक कीजिएगा। जिस दिन अल्लाह की लाठी पड़ेगी ना, उस दिन सबको समझ आ जाएगी कि बड़ा कौन है। और ये कल का वाकया अपने चूंकि KP का जिक्र हो गया, सवात में जिस तरह बेचारे वो 18 लोग वो देखें ना, KP की हुकूमत आपकी माशाल्लाह है, वहाँ कोई पहुंचा ही नहीं। KP की हुकूमत हमारी है, लेकिन वहाँ पे संभालना इनका काम था। जो ये कहते हैं कि हम हर वक्त संभाल लेते हैं, हर जगह चले जाते हैं, वो 2 घंटे खड़े रहे, क्यों एक हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता था? तो ये तो KP की हुकूमत का काम है ना, इस पर वफाक पे डाल दें आप कि शहबाज शरीफ को पहुंचना चाहिए। वफाक की बात नहीं कर रही मैं, एस्टेब्लिशमेंट की आर्मी की बात कर रही हूँ। इनके हेलीकॉप्टर्स कहाँ थे? अच्छा, ये काम उनका है? बिल्कुल उनका काम है। तो सारी उम्र से वही लोग संभाल रहे हैं। जहाँ सड़क में कुछ हो जाए, जब ग्लेशियर आ जाए या कुछ और हो जाए या कुछ और हो जाए, हमेशा वही लोग आते हैं अपना हेलीकॉप्टर लेके और वो आते 2 घंटे भाई, वो हुकूमतें तलब करती हैं तब आते हैं ना। KP की हुकूमत तलब कर लेती कि भाई ये मसला हम हल नहीं कर सकते, आप पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है, वो खुद एक्सप्लेन करेंगे। इस बात का मुझे तो नहीं इल्म कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन ये जो इनका फर्ज है उनको करना चाहिए था। नहीं, फर्ज तो उनकी ड्यूटी में शामिल नहीं, उनको बुलाया जाता है। वो तो कह रहे हैं जी हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है, तो लिहाजा हमें न घसीटा जाए। हाँ, उनका तो ज़ाहिर है कभी भी नहीं रहा। पिछले 75 साल से कोई और हुकूमत कर रहा है यहाँ पे, वो तो बेचारे बिल्कुल कुछ नहीं करते। गुज़िश्ता रोज़ ISPR की जानिब से बयान आया कि जी हमारा सियासत से ताल्लुक तो उनका जो देखा मैंने, बिल्कुल। तो आपको यकीन नहीं आया इस बात पे? आपको है? जाहिर है वो कह रहे हैं तो माननी पड़ेगी। वो अल्लाह नहीं है क्या? नहीं, अल्लाह में क्यों कहेगा ऐसी बातें? तो मुझे बताएं ना, कुरान है, हदीस है क्या? भाई आप लोग कहते हैं हम तो वही मान लेते हैं। आपने कहा जी ये काम उनका था, हमने कहा अच्छा जी, हालांकि वहाँ हुकूमत तो जो KPK में आपकी है, फिर सवात में डिप्टी कमिश्नर आपका है। हुकूमत हमारी है, लेकिन वो एक डिप्टी कमिश्नर तक अपनी तरफ से नहीं लगा सकते, इतनी अथॉरिटी उनके हाथ में। तो उसको कम से कम कहना तो चाहिए था ना फ़ोन करके कि जनाब वहाँ। बिल्कुल नहीं पता कि उनके ऊपर क्या गुजरी है, क्या किस सिचुएशन में थे वो लोग, क्या कर रहे थे। क्योंकि ये वाकया अगर सिंध में या पंजाब में होता तो फिर जाहिर है आप सब लोग कहते हैं कि यार देख लीजिए इन दोनों हुकूमतें नाअहल हैं। देखिए, हमारे कहने से क्या फर्क पड़ता है? बात इतनी सी है कि हमारे उसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आप आटा गूंथते हुए क्यों हिलती, बस। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी की आपने, आपको कम से कम आप जैसे लोगों को बात समझ में आ गई कि बैरिस्टर गौहर इस तरह के जो लोग हैं नए पार्टी में आए, वो सिंसियर नहीं है क़यादत के साथ भी और पार्टी के साथ भी। भाई एतजाज एहसन जबरदस्ती पड़ोस में रहता है ना खान साहब के, उसने उनको इस तरह लेओर किया कि वो बेचारे समझे कि हाँ ये वाकई बहुत अच्छा इंसान होगा, बहुत सीधा है, बहुत शरीफ है, मुंह में ज़बान नहीं है, फला नहीं, ढिमका नहीं, चलो जी हो गया। लेकिन जिस जगह पे आप बिठा रहे हैं, क्या उसके लिए बोलने के लिए भी ज़बान नहीं है? तो फिर फायदा क्या है? खुद आप अभी तक पीपल्स पार्टी में घूम रहे हैं। अगर आप इतने सिंसियर होते तो आप आके पार्टी ज्वाइन करते ना हमारी। तो एतजाज हसन के पास नहीं, एतजाज हसन साहब तो पार्टी में भी नहीं है आपकी, और क्या उनकी चल रही है? तो अर्ज कर रही हूँ मैं, पार्टी में नहीं है लेकिन पड़ोसी है वो उनके, सारी उम्र इकट्ठे रहे हैं ये लोग। उन्होंने इनको बताया मेरे साथ 35 साल से काम कर रहा है, या बताएं 30 साल से, बहुत अच्छा, बहुत शरीफ है और कोई ऐसी नहीं होंगी चीजें। लेकिन जाहिर है इतना बड़ा ओहदा कि 180 सीट्स जिस पार्टी ने जीती हुई हो उसका चेयरमैन बना देना, तो दिमाग तो जाके सर से लगेगा, वो तो छत से लगेगा ही ना। नहीं, पड़ोसी तो हैं वो, लेकिन उनका क्या रोल रहा है आपकी पार्टी में? उन्होंने ही लगवाया ना इनको चेयरमैन, खान साहब से कहते हैं। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब को लगवाने वाले एतजाज हसन साहब हैं, खान साहब ने एतबार कर लिया। अभी आपको पता ही नहीं है। एतबार क्यों नहीं करेंगे भाई?
वो अच्छे खासे रीजनेबल आदमी है, बात तो करना चाहिए। लेकिन आप ये भी तो देखें कि क्या वो पीपल्स पार्टी छोड़े? नहीं, वो हिमायत में हमारी जरूर बोलते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए कि उससे फिर आपको पता है ग्रेडिंग बहुत ऊपर चली जाती है बंदे की। तो अब इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि जी पार्लियामेंट में तो एहतजाज वजाज कुछ नहीं होता, अब अगर खान साहब को बचाना है तो फिर बाहर आकर एहतजाज करना होगा आपकी पार्टी को, उसके अलावा कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब अदालतों पर एतबार नहीं है आपको। बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया नसर भाई साहब, हम वक्त दिया आपने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हमसे बात कर रही थी, साबिक मेंबर हैं नेशनल असम्बली, और बात कर रही थी जनाब के बैरिस्टर गौहर हों या बैरिस्टर में इन पर एतबार नहीं है। अब ये जो हम बात करते हैं ना कि पीटीआई के लोगों में ये तकसीम अब नज़र आना शुरू हो गई, लीडरशिप में भी ख़ास तौर पर, कि जनाब ये लोग कंप्रोमाइज़ हैं, ये कंप्रोमाइज़ नहीं है, पुराने लोग फिर भी दुरुस्त हैं, नए जो शामिल किए गए हैं बाद में उनका पार्टी से चूँकि पुराना ताल्लुक़ भी नहीं है, तो वो कंप्रोमाइज़ लोग हैं। और जिस तरह कल फैसला आया और उसके बाद गुफ्तगू की मीडिया से बैरिस्टर गौहर साहब ने, उन्होंने कहा जी मायूस कौन फैसला है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब आप एक तरफ तो कहते हैं कि सब कुछ आपको इल्म में था, तो फिर मायूसी क्यों हुई आपको। बहुत सारे सवाल आते हैं जो पीटीआई के लोगों से किए जा सकते हैं, ख़ासतौर पर तकसीम दर तकसीम जो नज़र आ रही है पीटीआई में, ये ज़ाहिर पीटीआई वालों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आज तक इतना ही, अगर प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त।